हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11th हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल और इसके राइटर हैं सत्यजीत राय। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक जो संस्मरण है पंथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। इसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज हुआ है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता भी चलता है इस संस्मरण में। और यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उनका भी एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का जो संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल के विलास गीत ने किया है। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। 2.5 साल यानी 2 वर्ष 6 महीने तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड यानी समय का एक हिस्सा में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे, यानी लेखक के पास उस टाइम है वो पैसे नहीं थे पर्याप्त। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग है वो स्थगित रखनी पड़ती थी। स्थगित यानी रुका हुआ, कुछ समय के लिए मुलतवी किया हुआ। शूटिंग का आरंभ यानी शूटिंग शुरू करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। यानी कलाकारों को इकट्ठा यानी एक जगह करने के लिए एक बड़ा आयोजन है वो हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। यानी जो अप्पू की भूमिका निभाने वाला था वह 6 साल का लड़का है वो नहीं मिल रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तहार किया। राय बिहारी रेवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े यानी किराए पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया जिसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी उसके बाल कटवाकर ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए। सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में ये मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवाकर आपके यहाँ ले आया हूँ। यानी अप्पू की भूमिका निभाने के लिए उसकी बेटी ने अपने बाल भी कटवा लिए थे। तो उसके पिता ने झूठ नहीं बोला और कहा कि ये अप्पू की भूमिका निभाना चाहती है और इसी आस से इसके बाल कटवाकर आपके पास ले आया हूँ। विज्ञापन देखकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुधीर बनर्जी ही पैंथर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा कि अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। यानी लेखक को ये डर था कि हमारी फिल्म है वो 2.5 साल तक चलेगी और इस 2.5 साल में अगर अप्पू और दुर्गा की जो भूमिका निभा रहे हैं बच्चे, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ने का डर था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अप्पू और दुर्गा की जो भूमिका निभा रहे थे बच्चे, उनकी हाइट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। इंदिरा ठाकुरीन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुनीबाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। यानी शूटिंग की जब शुरुआत हुई तो उसी टाइम एक गड़बड़ हुई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालस्टिक नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काशफूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही
बड़ा था, एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। यानी अप्पू और दुर्गा है वो रेलगाड़ी को पहली बार देखते हैं। यह सीन है वो हमें शूट करना था, तो यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना वह मुश्किल था, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगद्धात्री पूजा का त्योहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए। यानी हम फिर दोबारा 7 दिन के बाद शूटिंग करने उस जगह पर गए तो उस जगह को हम पहचान नहीं पाए। हमें लगा कि हम कहाँ आ गए। कहाँ गए वे सारे कशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे कशफूल खा डाले थे। यानी जो कशफूल थे उनको जानवर है वो खा चुके थे 7 दिन में। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उससे वे कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स हैं वो लिए गए। शॉट्स यानी जो सीन है, जो दृश्य को शूट किया गया वो लिए गए। लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया। हर एक ट्रेन एक ही क्षण से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बोलेर में कोयला डालना जरूरी था। बोलेर यानी रेलगाड़ी के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। फेंतर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज की डीजल और बिजली पर चलने वाली इंजनों के युग में यह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं यानी परेशानियों से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। यानी लेखक की आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं थी, तो आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक उन्हें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वज्ञा अप्पू को भात यानी चावल खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात चावल खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। यानी अप्पू है वो चावल खाने में उसका यानी अप्पू का ध्यान है वो पूरा खाने पर नहीं है और वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसे तीर कमान खेलने की जल्दी है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वज्ञा बाएं हाथ से वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। यानी जो सर्वज्ञा है उसे पता चल गया है कि बच्चा है वो अब कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि उसका जो भाव है वो देखकर उसे पता चल गया। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वज्ञा के हाथों में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट्स में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वज्ञा थाली में बचा भात यानी चावल एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा लेता है। भूलो यानी जो कुत्ता है वह भात चावलों को खा लेता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हो गए। यानी जो सीन हमें लेना था
जो शॉट हमें लेना था वो उस दिन पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उसी टाइम सूरज की रोशनी ख़त्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वह भी ख़त्म हो गए थे। तो उसके 6 महीने के बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने का समाचार मिला कि भुल्लो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? यानी जब हम वह सीन लेने के लिए जो बोडाल गांव है उसमें गए तो हमें पता चला कि जो भुल्लो कुत्ता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो हमने सोचा कि अब क्या होगा। खबर मिली कि भुल्लो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। लेकिन जब हमें पता चला कि उस गांव में भुल्लो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता है तो अब हम उस कुत्ते को पकड़कर लाते हैं। सचमुच यह कुत्ता भुल्लो जैसा ही दिखता था। वह भुल्लो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भुल्लो जैसा आदमी था ही, उसकी दुम का छोर भी भुल्लो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग है वो पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भुल्लो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। यानी जो भुल्लो कुत्ता था दूसरा वह भी पहले वाले भुल्लो कुत्तों जैसा ही था। और फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती है कि एक ही सीन में हमने 2 अलग अलग कुत्ते हैं वो लिए हैं। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या है। फेंतर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उसका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। यानी हमारा सीन था कि अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं और वो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए वो अप्पू और दुर्गा है वो मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास तक जाते हैं। और मुखर्जी अमीर आदमी है तो वह मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उसका मिठाई खरीदना देखने से ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। ये सीन है वो हमारा चित्रित किया गया। इस दृश्य का कुछ अंश है वो चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सजन कर रहे थे उसका देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सजन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। यानी उनका जो चेहरा है वो तो श्रीनिवास जैसा मिलता जुलता नहीं था, लेकिन उनका जो शरीर है वो श्रीनिवास जैसा मिलता जुलता था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश वो चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पेंथर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, ऐसा मैंने सुना है। यानी कवि कह रहे हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि श्रीनिवास जी के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। मतलब लोगों ने पेंथर पांचाली जो फिल्म है उसको एक से अधिक बार देखी है, लेकिन जो श्रीनिवास जी हैं उनके मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। ये लेखक ने सुना है। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी उस भुल्लो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले ने इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भुल्लो कुत्ता भी छलांग लगाकर उसके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम
अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, यानी वह कुत्ता है वो अप्पू और दुर्गा के पीछे नहीं भाग रहा है। उधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट्टू कट्टू। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था, यानी अब यहाँ है वो धीरज रखने के सिवाय कोई और दूसरा उपाय ही नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, यानी जब तक कुत्ता है वो अप्पू और दुर्गा के पीछे नहीं दौड़ेगा तब तक ऐसा नहीं लगेगा कि वो उनका पालतू कुत्ता है। तो मैंने दुर्गा से अपने हाथ में कुछ मिठाई को छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। यानी पैसे नहीं होने के कारण हमारा जो हमारा सीन था बरसात का वो हम नहीं कर सके। बरसात के दिन आए और चले गए। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, यानी आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आस से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हो गई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घरे जा। वर्षा ठंड। अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके। कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पैंथर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा थी। यानी जो शॉट हमने शरद ऋतु में लिया था बारिश का, वो शॉट बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ था। यानी जिन्होंने पैंथर पांचाली फिल्म देखी है वे सब जानते हैं कि वह शॉट बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई, पक्के घर, पक्के रास्ते बने। उस ज़माने में वे नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे जिन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारते थे। वे 65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि हम उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा था, तो बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ, यानी जान पहचान हो गई थी। और उन लोगों में एक बहुत ही अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारते थे। यानी उन लोगों में से एक बहुत ही अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा कहकर पुकारते थे। और वे 60 से 65 साल के बीच के थे और उनका जो माता है वो गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही यानी अपने आप में ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। तो हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले थे, तो यह जानकर वे गुस्सा हो गए और हमें देखकर वे चिल्लाते कि फिल्म वाले आए हैं। नींबू के पत्ते खट्टे हो गए, हे बादल अब घर जाओ, वापिस जाओ, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। यानी जब उन्हें पता चला कि हम यहाँ शूटिंग करने वाले हैं या फिल्म वाले हैं तो उन्होंने कहा कि मारो इनको लाठियों से।
तो जब हमने गांव में पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो न, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफर खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। यानी जब सुबोधा से हमारा अच्छा परिचय हुआ तो वो हमें अपने पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें हैं वो सुनाया करते थे। जो धुन है उसे बजाकर हमें सुनाते थे और बीच बीच में हमारे कानों में कुछ कहते थे, फुसफुसाते थे और कहते थे कि वो जो साइकिल पे जा रहा है ना आदमी, उसे आप देख रहे हो, वो कौन है, इसे आप जानते हो क्या? तो वो है रूजवेल्ट। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल और एक था हिटलर और एक था अब्दुल गफार खान। तो ये सभी उनके मतानुसार यानी सुबोधा के अनुसार है वो पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उनके पड़ोस में एक धोबी रहता था। इसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय यानी आराम के समय में उनके भाषण हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। यानी कवि कह रहा है कि अगर हमें फुर्सत होती थी, फुर्सत के समय अगर वो अपना भाषण हमें सुनाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अगर हमारी शूटिंग चल रही है और उस समय वह अपना भाषण शुरू करता है तो हमारा जो साउंड है उसका काम भी प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। यानी जो धोबी के रिश्तेदार हैं उन्होंने कवि की मदद की थी। अगर उनके रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करते तो वो हमारा सिरदर्द बन जाता। जिस घर में हम फेंतर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिंग्स भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते थे साउंड ठीक है न? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है न? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। यानी हमेशा भूपेन बाबू हाँ या ना में साउंड के बारे में जवाब देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो कवि हैं वो खुद अंदर गए तो एक बड़े से सांप को उस कमरे की खिड़की से नीचे उतरते हुए देखा। तो वह सांप देखकर भूपेन बाबू है वो सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तुसर्प था। वास्तुसर्प यानी वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार उसे कुलदेवता बांग्ला में वास्तुसर्प कहते हैं और वह बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो गाइज हमने पाठ का अच्छे से अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।